Now we start our next chapter now, which is about production and cost estimation. So empirically, production function क्या होगा? It is basically the mathematical form of production function to be estimated. So long run production function होगा, which is a production function in which all inputs are variables. So लॉन्ग रन में रिकॉल करें, हमने हर एक को वेरिएबल ही रखा था, कांस्टेंट किसी को नहीं रखा था। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एटलीस्ट वन इनपुट जो है वो हम फिक्स रखते हैं, बाकी सारा वेरिएबल। सो बेसिकली इस फंक्शन के लिए क्यूबिक एम्पिरिकल स्पेसिफिकेशन होती है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लॉन्ग रन क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन। सो हमारे पास जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, उसी से शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो बेसिकली डिराइव किया जाता है। So cubic form of the long run production function is expressed as, so long run production function की cubic form क्या है, वो बेसिकली ये है a k क्यूब l क्यूब। सो रिकॉल करें, हमने जो फंक्शंस लिए थे उसमें कैपिटल और लेबर ही बेसिकली हमने मेजर लिए थे, तो इसलिए k और l का जो है वो हम क्यूब ले रहे हैं। जो बीटा जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट हो रहा है इन दोनों पे, के स्केयर और एल स्केयर। इसका अगर डिराइव फंक्शन लेंगे तो हमारे पास शॉर्ट रन फंक्शन भी आ जाए, तो लॉन्ग रन फंक्शन हमारे पास ये आ गया। सो अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें शॉर्ट रन क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन की, तो लेबर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बेसिकली ए एल क्यूब प्लस बी एल स्क्वेयर आ रहा है, क्योंकि के हम अज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन के एस्पेक्ट में। सो इसमें जम्पशन हमारी ये है कि कैपिटल जो है वो हमने कांस्टेंट अज्यूम किया। शॉर्ट रन क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन इज डिराइव्ड एज फॉलोज। वो कैसे, आपका जो है वो के जो है वो हम कैपिटल जो है वो अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो सॉरी कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, तो इस वजह से इस पे हमने बार दे दी। ठीक है, ए के क्यूब एल थ्री प्लस बी के बार स्क्वेयर एल स्क्वेयर, ये आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। सो ये इसमें बेसिकली चूंकि वो कांस्टेंट है, तो इस वजह से हम ए एल क्यूब और बी एल स्क्वेयर कह रहे हैं, और उसमें जम्पशन हमारी ये है कि जो कैपिटल ए है वो ए के बार क्यूब है, और जो कैपिटल बी है वो बी के बार क्यूब स्क्वेयर है। इस वजह से ये आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो डिराइव हो जाता है, अगर आपको कैपिटल जो है वो आप कांस्टेंट अज्यूम करें, क्योंकि शॉर्ट रन में किसी एक को कांस्टेंट अज्यूम करना है। अच्छा, दी एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ लेबर आर रिस्पेक्टिवली, और इस केस में आपकी जो एवरेज प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, एवरेज प्रोडक्ट इज बेसिकली क्यू और एल। ठीक, सो आपके पास क्यू की इक्वेशन है पर, तो जब उसको एल से डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ आपके पास बचेगा ए एल स्क्वेयर और बी एल आ जाएगा आपके पास। यानी इसको डिवाइडेड बाय एल करेंगे तो ये एल क्यूब से कट जाएगा तो स्क्वेयर आ जाएगा, और इसका स्क्वेयर जो है वो सिंगल एल का जो है वो रह जाएगा आपके पास। तो ये एवरेज प्रोडक्ट आपका, उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी ए एल स्क्वेयर प्लस बी एल आ जाएगी। जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट की इक्वेशन जो है वो आपकी इस तरह से बनेगी, टी ए एल स्क्वेयर प्लस टू बी एल। सो इसमें बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, एंडिंग माइनस बिगिनिंग डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर, उससे जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। So marginal product of labor begins to diminish beyond Ln units of labor. So marginal product of labor जो है वो बेसिकली Ln के बियॉन्ड जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। So average product
of labor begins to diminish beyond LA units of labor। तो एक स्पेसिफिक यूनिट्स ऑफ लेबर के बियॉन्ड जो है वो आपकी जो एवरेज प्रोडक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एल एम है उसकी इक्वेशन बनेगी -b/3a, और एल ए की जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी -b/2a। तो इस कर्व में आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से ड्रॉ हो रही है। आपकी यहाँ पे क्वांटिटी बेसिकली डिफाइंड की AL3 + BL² से। तो ये आपकी एवरेज प्रोडक्ट है, और ये जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट ए जिसे हम कह रहे हैं वो बेसिकली -b/2a है। और ये जो आपका m जो है वो मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट के एस्पेक्ट में जब आप देखते हैं उसको, तो ये आपका -b/3a। So, to have necessary properties of a production function, parameters must satisfy the following restrictions। और restrictions क्या हैं कि a लेस से सॉरी 0 से लेस हो और b 0 से ग्रेटर। तो ये restrictions अगर आपको अचीव हो जाती हैं तो आपकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आप अचीव करना चाह रहे प्रोडक्शन फंक्शन में, तो आपको ये पैरामीटर्स इस तरह से ही स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। So to use linear regression analysis, the cubic equation must be transformed into linear form। So cubic को linear form में transform किया जा सकता है। So आपके पास ये जो था x जो है वो L3 के बराबर होगा और w जो है वो ये आपका L² के बराबर होगा। तो ये आपका linear equation बन जाएगा ax + bw, where x is equal to L³ and w is equal to L², right? So estimated regression line must pass through the origin। So origin से उसे गुजरना चाहिए। So ये बेसिकली आपकी डाटा आपके पास हो तो आप कंप्यूटर से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। So estimate using data for which the level of usage of one or more inputs is fixed। So इसमें बेसिकली टाइम सीरीज डेटा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। Data collection may be complicated by the fact that accounting data do not include firm's opportunity cost। So जितना भी अकाउंटिंग डेटा होता है उसमें फर्म की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली एंटर नहीं की होती। सो इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग डेटा है उसमें अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ट्रीट करना शुरू करते हैं तो हम उस डाटा को फिर प्रोडक्शन फंक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। So capital cost should reflect not only acquisition cost but any foregone rental income, depreciation and capital gains losses। ये जो जितनी भी कैपिटल कॉस्ट हैं उसमें सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट, जो कि अकाउंटिंग सिर्फ एक्विजिशन के साथ रिलेट करती है ना, सो उसमें सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो जितनी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो रेंटल इनकम की सूरत में आपने छोड़ी, डेप्रिसिएशन की सूरत में छोड़ी है, कैपिटल गेन एंड लॉसेज आपको जो हो सकते थे, वो सारी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो नॉमिनल कॉस्ट डेटा है दैट हैव नॉट बीन करेक्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर एक और एलिमेंट है कि हम सिर्फ एट कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स नहीं होती। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स भी हम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सो मस्ट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सो करेक्ट फॉर द influence of inflation by dividing nominal cost data by an appropriate price index or implicit price deflator। सो ये हम काम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स करनी है। सो फर्ज करें आपको जो कॉस्ट है एक चीज़ की वो है 5,000, एंड यू नो कि इसमें जो इन्फ्लेशन थी, तो ये कॉस्ट थी आपकी, इस प्रोडक्ट में जो इन्फ्लेशन थी वो 5%। ठीक है। सो अब मैंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट चाहिए मुझे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो मैं कैसे लूँगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक, तो ये क्या आ रहा है जी,
So 4,761. So 761.905. ठीक है, ये आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स है। सो जहाँ आप कॉस्ट को 5000 ले रहे थे, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो 4761.905। तो ये शॉर्ट रन में आपको ये भी एडजस्टमेंट्स करनी है। सो ये आपका यानी आपका नॉमिनल डाटा था। ठीक है, ये आपकी नॉमिनल कॉस्ट थी और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट। ठीक, और उनके दोनों के जो एक इफेक्ट है या जो इसका इम्पैक्ट है आपके डिसीजन मेकिंग पे, वो टोटली डिफरेंट होने वाला है। सो आपकी शॉर्ट रन जो क्यूबिक फंक्शन है उस कॉस्ट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास ये ए क्यू प्लस बी क्यू स्क्वेयर प्लस सी क्यू क्यूब हो आपका कॉस्ट फंक्शन। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शंस आर रिस्पेक्टिवली दिस प्लस सी क्यू स्क्वेयर अगर इसको वैसे देखें तो एम सी जो अब हमारा आएगा ए प्लस टू बी क्यू प्लस ये के जो है आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन है उसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपका एस एम सी आ जाएगा, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर आप डिवाइडेड बाय क्यू कर दें टोटल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज आपने क्या किया, इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय, तो आपके पास सो सो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे अचीव होती है हमें, माइनस बी ओवर टू सी पे। यानी हमारे पास ये बी और सी अवेलेबल हों जो कोफिशिएंट्स हैं, तो इस पॉइंट पे हमें मिनिमम क्वांटिटी जो है वो अचीव हो जाती है, मिनिमम कॉस्ट मिल जाती है। To confirm the theoretical property, parameters must satisfy the following restrictions. Restrictions क्या हैं जी? Restrictions ये हैं कि A should be greater than 0, B should be less than 0 and C should be greater than 0। इसका मतलब है B नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये भी होना लेस देन 0 का मतलब, और ये दोनों जो हैं ये आपके पॉजिटिव होने चाहिए, A और C जो है। अगर ये पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो आपकी जो कंडीशंस हैं पैरामीटर्स की वो सेटिस्फाई हो जाएगी। So cubic specification produces S-shaped total variable cost। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, एस शेप्ड होगी। ठीक है, और यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट होगी, और एस एम सी भी बेसिकली यू शेप्ड है। इसका मतलब ये है कि ये जहाँ पे मिल रही होंगी तीनों, वो आपका ऑप्टिमल क्वांटिटी कहलाएगी। सो ऑल थ्री कॉस्ट कर्व्स एम्प्लॉय द सेम पैरामीटर्स, और तीनों के लिए जो पैरामीटर्स थे वो सेम थे। ओनली नेसेसरी टू एस्टिमेट वन ऑफ दीज फंक्शंस टू ऑब्टेन एस्टिमेट्स ऑफ ऑल थ्री। तो किसी एक के भी एस्टिमेट हमें मिल जाए तो समझिए कि हमने तीनों के एस्टिमेट से वो फाइंड आउट कर लिए। इन द शॉर्ट रन क्यूबिक स्पेसिफिकेशन इनपुट प्राइसेस आर एज्यूम कांस्टेंट। जो इनपुट प्राइसेस हैं शॉर्ट रन में वो उन्हें हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, यानी नॉट एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड इन कॉस्ट इक्वेशन, और उनको फिर हम कॉस्ट इक्वेशन में एक्सप्लिसिटली इंक्लूड नहीं करते। तो अगर हम समरी की तरफ चलें शॉर्ट टर्म एम्पिरिकल प्रोडक्शन फंक्शंस की, टोटल प्रोडक्ट का फंक्शन है आपके पास Q इज इक्वल टू ए एल थ्री प्लस बी एल स्क्वेयर। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो बेसिकली आपकी इक्वेशन बनी थी ए एल स्क्वेयर प्लस बी एल। मार्जिनल प्रोडक्ट थी आपकी थ्री एल स्क्वेयर प्लस टू बी एल।
डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो है वो आपके बेसिकली स्टार्ट कहाँ होते हैं, जो लोअर मिनिमम आपका पॉइंट था वो -b/3a था, और रिस्ट्रिक्शंस ऑन पैरामीटर्स क्या थे कि a लेस देन 0 होगा और b ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो था शॉर्ट टर्म क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। कॉस्ट इक्वेशंस में देखें तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली a³ + b² + c³ था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपने इसको डिवाइड किया q से, तो a + b³ + c² आ गया, और मार्जिनल कॉस्ट जो आपके पास आई थी वो a + 2b³ + 3c³ था। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जहाँ पे मिनिमम होती है वो बेसिकली -b/2c है, और रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि a और c ग्रेटर देन 0 हो और b जो है वो लेस देन 0 हो। यहाँ तक कोई क्यूरी जी? I guess not.